हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेदा एजुकेशन लर्न फ्रॉम होम. In previous video, we study about law of chemical combination. Okay, in that law of chemical combination, we studied about law of conservation of matter. जो हमारे साइंटिस्ट एंटोनी लेवेजर ने बताया था कि देर इज नो एनी राइज और ड्रॉप इन मास ऑफ मैटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. यानी कि उसका हमने मतलब ये देखा था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रहा है तब जो रिएक्टेंट उसमें भाग रहे हैं उसका टोटल मास इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ दैट न्यू प्रोडक्ट. इतना ही है उस लॉ का मतलब. ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे. ठीक है, तो फिर आज हम क्या देखने वाले हैं, उसमें सा केमिकल लॉ है, उसमें सेकंड लॉ आज हम देखने वाले हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, और उसके बाद हम सम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखने वाले, एक न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखने वाले हैं. और उसके बाद हम वो जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसका वेरिफिकेशन देखने हैं वाले हैं. ठीक है, सो फिर रेडी हो जाओ. आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ओके, नाउ हमारा ये साइंटिस्ट जेल प्रोस्ट है. ठीक है, नाउ सी हियर, इन 1794 फ्रेंच साइंटिस्ट जेल प्रोस्ट स्टेटेड दैट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. हमारे साइंटिस्ट जेल प्रोस्ट ने ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताया है. ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ डिफरेंट सैंपल ऑफ ए कंपाउंड इज फिक्स. द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ डिफरेंट सैंपल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स. यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स है, ठीक है, डिफरेंट सैंपल के कंपाउंड है, ठीक है, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मासेस एक ही प्रोपोर्शन में फिक्स रहेंगे. जैसे कि हमें पता है कंपाउंड कब फॉर्म होता है, जब भी व्हेन द एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर. ओके, देन एंड देन ओनली कंपाउंड्स फॉर्म. यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब कंबाइन होते हैं तब हमें कंपाउंड मिलता है, ये हमें पता है. ठीक है, नाउ सी हियर, फॉर दिस वी टेक एग्जाम्पल. ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस लॉ के लिए एग्जाम्पल ही देखते हैं. हमें क्या करना है, वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं. हम क्या करना है, एक तो रिवर्स सा एक सैंपल वाटर का लेना है और दूसरा सैंपल सी का लेना है. ठीक है, क्या करेंगे हम, रिवर H2 लिया एक सैंपल और दूसरा सी का ले लिया. ठीक है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट सैंपल है ना, क्योंकि ये रिवर से आता है, ये सी का आता है. हमें पता है केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा डिफरेंट है इसका ये. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, वाटर का एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा H2O. ओके, पर ये सैंपल किसका है, रिवर से हमने लिया है, ये सैंपल सी का लिया है, यानी कि डिफरेंट सैंपल है, डिफरेंट सैंपल है. ओके, नाउ सी है, ये जो कंपाउंड वाटर कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है वो किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, ये तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की वजह से. यानी कि हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू ईच अदर एंड देन वी गेट दिस वाटर मॉलिक्यूल. ओके, नाउ सी हियर, टू फॉर्म दिस कंपाउंड, एक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास 1:8 में ही रहना चाहिए. ये लॉ हमें बताता है, लॉ क्या बताता है, द प्रोपोर्शन बाय कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन different sample of compound is fixed. Okay, the proportion by mass of constituent elements in a different sample of compound is fixed. यहाँ पर हमने दो डिफरेंट सैंपल लिया, एक रिवर्स एक सिक्स आ लिया. फिर उसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके मासेस का प्रोपोर्शन फिक्स रहता है. वाटर के लिए 1:8 फिक्स ही है. यानी कि वाटर फॉर्म होने के लिए उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के प्रपोर्शन 1:8 ही रहना चाहिए, तभी हमें ये वाटर मिलने वाला है. यही हमें लॉ बताता है, दूसरा कुछ नहीं है, सिंपली ये. और दो एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा यानी कि ये लॉ असल में है क्या. ओके, नाउ it is, now see here, so we take the example of water. The ratio of mass of hydrogen mass of oxygen is 1:8. यही हमने देखा अभी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 रहा, तभी हमें क्या मिलने वाला है, तभी हमें वाटर मॉलिक्यूल यानी कि एक कंपाउंड हमें मिलने वाला है वाटर का. ठीक है, तभी हमें मिलने वाला है कब, जब ये रेशियो फिक्स रहेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 में दोनों कंबाइन हुए, तब हमें डेफिनेटली वाटर कंपाउंड ही फॉर्म होने वाला है, दूसरा कुछ फॉर्म नहीं होने वाला. ओके, यही लॉ बताता है. नाउ सी हियर, फॉर दिस मीन्स दैट, ये क्या बताता है कि इफ 9 ग्राम वाटर इज फॉर्म. ठीक है, 9 ग्राम का वाटर कब फॉर्म होने वाला है,
जब ए रेशो 1:8 फिक्स रखना है ना हमें, जब 1 ग्राम का हाइड्रोजन रहेगा हम, ठीक है, जब 1 ग्राम का हाइड्रोजन हम लेंगे तब हमें 8 ग्राम का ऑक्सीजन लेना होगा, तभी हमें 9 ग्राम का वाटर मिलने वाला है, राइट। लॉ हमें क्या बताता है, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन डिफरेंट सैंपल कंपाउंड इज फिक्स है। वैसे ही यहाँ पर 9 ग्राम का वाटर फॉर्म होने के लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 फिक्स रखना है, इसलिए 1 ग्राम का हाइड्रोजन आएगा और 8 ग्राम का ऑक्सीजन आएगा। नाउ सी है दिस वी नो ना, ये हमें क्या करना है कि ए रेशियो फिक्स रखना है 1:8। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, मुझे 18 ग्राम का वाटर फॉर्म करना है, 18 ग्राम का यस वाटर फॉर्म करना है, और मैंने 2 ग्राम का हाइड्रोजन लिया है, ठीक है, 2 ग्राम का हाइड्रोजन लिया है, ओके। तो मुझे कितने ग्राम का ऑक्सीजन लेना होगा, यस, तब हमें 18 ग्राम का वाटर मिलने वाला है। Listen is simple. We have to keep this ratio constant 1:8, हमें फिक्स ही रखना है। जब मैं 2 ग्राम का यहाँ पर हाइड्रोजन ले रहा हूँ, यानी कि 2 × 1 2, so here we have to multiply by 2 here, 2 × 8 16, because we have to keep this ratio constant. So here 2 as to 16, so 16 plus 2 18 gram, already we get that, yes, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, एक मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। नाउ सी है, और एक एग्जांपल देखते हैं अमोनिया का। सिमिलरली इन अमोनिया NH3 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 मास whatever the method or source of from which it is obtained, okay, this one is now see here, अमोनिया कब फॉर्म होने वाला है, जब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर इन द रेशियो एज 14:3 होंगे, तभी हमें ये अमोनिया मिलने वाला है। इसका मतलब यही है, अगर ये रेशो 14:3 नहीं रहा तब हमें ये अमोनिया नहीं मिलने वाला, इतना ही है। यानी कि कंपाउंड फॉर्म होने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो होंगे वो फिक्स रेशो में होंगे, तभी हमें ये कंपाउंड फॉर्म होने वाला है, वरना हमें ये कंपाउंड नहीं मिलने वाला। और एक एग्जांपल देखो, हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं। हमें पता है हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। अभी वैसे कीजिए मेरे साथ, ऑक्सीजन अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दिया। मैं जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, मेरा जो सैंपल है, और आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, आपका जो सैंपल है वो डिफरेंट है, क्योंकि मेरे से वो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, आपसे वो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, यानी कि सैंपल डिफरेंट है। दिस वन इज करेक्ट। पर इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कब फॉर्म होने वाला है, जब उसके कंस्टिट्यूटिव एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो फिक्स रहेंगे। और रेशियो कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना, 3:8। That means carbon C and O when they combine, then it gives carbon dioxide। पर ये रेशियो कितना होना चाहिए, कार्बन 3 रहना चाहिए एंड ऑक्सीजन 8 रहना चाहिए, तभी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। अगर ये रेशियो फिक्स नहीं रहा तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने वाला। यही लॉ बताता है, दूसरा कुछ नहीं है। लॉ हमें क्या बताता है, लॉ ये बताता है कि जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के मासेस जो होंगे प्रोपोर्शन वो फिक्स रहेगा। यानी कि कंपाउंड फॉर्म होने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो कैसा फिक्स होगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने के लिए 3:8 चाहिए, अमोनिया फॉर्म होने के लिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर इन द रेशियो 14:3 रहने चाहिए, वाटर फॉर्म होने के लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो एज 1:8 रहना चाहिए, तभी हमें वो डेफिनाइट कंपाउंड मिलने वाला है। अगर ये रेशियो फिक्स नहीं रहा तब हमें ये कंपाउंड नहीं मिलने वाला है। यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है। तो ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये जो हमने स्टेटमेंट में बताया वही हम मैथमेटिकल्स फॉर्म में देखते हैं। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया, नाउ सी हियर वी हैव टू टेक दिस रेशियो कार्बन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड हियर ऑक्सीजन CH2O। ओके, हियर कार्बन डाइऑक्साइड कब फॉर्म होने वाला है, जब दिस वन इज 3:8 रहेगा, तभी हमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने वाला है। ओके, नाउ सी हियर इफ यू टेक हियर 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब हम क्या कर रहे हैं, 12 ग्राम का कार्बन ले रहे हैं। ठीक है, 12 ग्राम का कार्बन ले रहे हैं। ओके, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए हमें पता है ये रेशियो हमें फिक्स लेना है। जब मैं यहाँ पर 12 ग्राम का कार्बन ले रहा हूँ तब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना ग्राम का लेना होगा मुझे, 14 × 3 12,
Now see here, if we multiply by 4 into 3, here we get 12 gram. So here to fix this ratio constant, यानी कि ये रेशो हमें फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो फिर जब हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 12 आए, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 इंटू 4 32, ओके राइट ना, तभी हमारा ये जो रेशो है फिक्स रहा ना, करेक्ट, यानी कि हमें ये रेशो फिक्स रखना है, ओके। नाउ सी हियर, जब हम एक 12 ग्राम का कार्बन ले रहे हैं और 32 ग्राम का ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब वे कंबाइन होंगे तब हमें क्या मिलने वाला है, हमें पता है वो क्या देगा, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला है। कितने ग्राम का देने वाला है, वी नो ना दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या बोलता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब रिएक्टेंट टोटल मास कितना आएगा 12 प्लस 32 44 ग्राम, यानी कि जब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 44 ग्राम का होगा तो हमें न्यू प्रोडक्ट जो मिलने वाला है ही उसका मास भी 44 ग्राम का मिलने वाला है। यही हमारा फर्स्ट लॉ बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ओके दिस वन इज क्लियर, ओके। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, यानी कि ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, एक तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशो दिया होगा 3:8, ओके, देन आफ्टर दैट किसी एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का, यानी कि यहाँ पर क्या दिया, कार्बन का मास दिया होगा, ठीक है, किसी एक एलिमेंट का मास दिया होगा और जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है उसका मास दिया होगा, और दूसरे एलिमेंट का हमें मास निकालना है। यही आया, यही इस टाइप के ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है, 1 या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर नाउ सी 12 gram 32, it gives 44 gram of carbon dioxide. This means that 44 gram of carbon dioxide, there is 12 gram of carbon and 32 gram of oxygen. So that proportion, this is constant 3:8. ओके, लॉ यही बताता है, लॉ क्या बताता है कि उसके जो कंस्टिट्यूट एलिमेंट होने, यानी कि जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं उसके कंस्टिट्यूट एलिमेंट के रेशो एज इन मास कैसे रहेंगे, फिक्स रहेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने के लिए 3:8 ही रहना चाहिए, वाटर फॉर्म होने के लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशो यस 1:8 ही रहना चाहिए, तभी वो कंपाउंड हमें मिलने वाले हैं। नाउ हियर इज वन न्यूमेरिकल, वी हैव टू सॉल्व दिस वन। नाउ सी हियर क्वेश्चन, nitrogen and hydrogen combine in the ratio of 14:3 by mass to form ammonia. Okay, what mass of nitrogen gas would be required to react completely with 12 gram of hydrogen gas? Okay, यहाँ पर क्या दिया है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जब कंबाइन करते हैं 14:3 रेशियो में, ठीक है, तभी हमें अमोनिया फॉर्म होता है, ठीक है, यही बताया है, यही गिवन दिया है। फिर हमें क्या दिया है, व्हाट मास ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि यहाँ पर 12 ग्राम का हाइड्रोजन गैस दिया है और उसके साथ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है, पर यह हमें यहाँ पर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालना है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, गिवन लिखना होगा इन दिस वे, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया ऑब्टेन इज 14:3, ये हमने गिवन में दिया है, वही हमने स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। नाउ हियर वी हैव टू राइट इट इन मैथमेटिकल फॉर्म, दैट मीन्स एक स्टेटमेंट दिया है ना, अब वो मैथमेटिकल लिखते हैं, द रेशियो मास ऑफ नाइट्रोजन तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है 14:3, राइट, दिस वन इज करेक्ट। नाउ सी हियर इज वैल्यू ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज गिवन, दैट वन इज इसकी वैल्यू दी है 12 ग्राम, we have to find mass of this nitrogen. So here mass of nitrogen gas is equal to, here cross product 14 into 12 upon 3. Now see here it gives, ये देखो 3 12 it gives 4, 14 into 4 56 gram, वी गेट द फाइनल आंसर। ओके, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, क्या फाइंड करना है वो देखना है, ठीक है। गिवन लिखने के बाद वो रेशो हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के बाद हमने जो वैल्यू दिया है एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का उसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करना है, फिर सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, देन वी गेट द फाइनल आंसर, दैट मीन्स हियर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, ठीक है, फिर से देखो यहाँ पर ये हमने ये निकाला, ये रेशियो मैथमेटिक फॉर्म में लिखा, फिर ये दिया हुआ है 12 ग्राम, वही सब्स्टिट्यूट किया, मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 into 12 upon 3. ओके, नाउ सी हियर दिस मैथमेटिकल टर्म हियर, सो 14 into 4
So mass of nitrogen, here we get 56 gram. Okay, this one is the final answer. So here in last statement we have to written in this way. 56 gram mass of nitrogen gas would be required to react completely with 12 gram of hydrogen gas. Okay, इस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फिर मैं जो ये न्यूमेरिकल्स है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक वीडियो डालूंगा, ठीक है, बाद में, यानी कि हमारे ये लेसन कंप्लीट होने के बाद इस लेसन के सभी न्यूमेरिकल्स के कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स मैं लूँगा और डिफरेंट एक वीडियो में डाल। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. Now here we have to verify this law of constant proportion. Okay, for this we have to verify with experimental value, and second that is the molecular formula. So first we see verification with experimental value. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, दो सैंपल लेना है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का, कहाँ से, तो एक डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट, हमें क्या करना है, कॉपर कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करना है और कॉपर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करना है, ठीक है। उसके बाद हमें उसमें से कॉपर ऑक्साइड लेना है, यानी कि ये जो डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो उसका कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होने वाला है, यहाँ से भी कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होने वाला है, और वही हमें सैंपल लेना है, ठीक है। यानी कि हमारा लॉ क्या बताता है, हमारा लॉ बताता है कि डिफरेंट सैंपल्स होंगे, ठीक है, जो भी डिफरेंट सैंपल्स के कंपाउंड्स होंगे तो उसका कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। फॉर दिस वी टेक 2 सैंपल्स ऑफ दिस कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है ना, तो फिर हमें भी 2 सैंपल लेना है कॉपर ऑक्साइड के, डिफरेंट सैंपल। एक तो हमें क्या करना है, डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट का करना है, और दूसरा कॉपर नाइट्रेट का करना है, और वो हमें रेशो देखना है कि दोनों में भी फिक्स है कि नहीं, ठीक है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होने के लिए वो रेशो इस सैंपल में से जो मिला था वो सेम है कि नहीं, और इसमें से जो सैंपल था वो सेम है कि नहीं, यही देखना है, ठीक है, वो वेरीफाई करना है हमें। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ yes copper carbonate. When we decompose, that means decomposition means we have to get heat ना, हमें क्या करना है, हीट देना है और उसका डिकम्पोज करना है, सेपरेट करना है। तो फिर it gives copper oxide and yes carbon dioxide. Okay, now here decomposition of copper nitrate, it also gives copper oxide and nitrogen dioxide and and oxygen. Okay, now see here ये इक्वेशन रिएक्शन है उसका बैलेंस हम 10th स्टैंडर्ड में देखने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ हमें क्या करना है, डिकम्पोजिशन किया है हमने और हमें ये यस प्रोडक्ट मिला है कॉपर ऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सा, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन के जो हमने डिकम्पोजिशन किया था कॉपर कार्बोनेट का, उसमें सा हमें इसमें सा जो प्रोडक्ट मिला है कॉपर ऑक्साइड 8 ग्राम लेना है और उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है। सेम ऐसे ही ये जो डिकम्पोजिशन किया हमने कॉपर नाइट्रेट का, उसमें से जो कॉपर ऑक्साइड मिला है उसमें से भी हमें 8 ग्राम का लेना है कॉपर ऑक्साइड, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है, और दोनों के रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है यही हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वी टेक कॉपर ऑक्साइड 8 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड फ्रॉम दिस फर्स्ट रिएक्शन कॉपर कार्बोनेट का, ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट में मिला है कॉपर ऑक्साइड उसका 8 ग्राम हम लेते हैं और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हमें क्या मिलेगा, व्हेन द कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ hydrogen then it gives copper metal and water. ओके, अब हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड कितना लिया, 8 ग्राम का लिया था, राइट ना। हमने पहले रिएक्शन कॉपर कार्बोनेट के रिएक्शन से जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ था उसमें से हमने 8 ग्राम का कॉपर ऑक्साइड लिया और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें क्या मिला, कॉपर एंड वाटर मिला। ओके, नाउ सी हियर वी हैव टू मेजर, जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में किया था, एक्टिविटी फर्स्ट एंड सेकंड में क्या किया था, जब हमें न्यू प्रोडक्ट मिला था तो उसका हमने मास मेजर किया था। सेम ऐसे ही हमने क्या किया, इसका भी मास मेजर कर लिया, कितना आया 6.4 ग्राम आया, वाटर का भी आया 1.8 ग्राम आया, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट हमें मिले कॉपर का एंड वाटर का उसका हमने मास मेजर किया, तो हमें 6.4 ग्राम का कॉपर मिला और वाटर का 1.8 ग्राम मिला। Now here we have to find the ratio of copper to oxygen, right? Copper to oxygen, that means here we get the value of copper का तो वैल्यू हमें मिल गई, पर हमें ऑक्सीजन का भी वैल्यू चाहिए ना, तभी हम वो रेशियो देख सकते हैं कॉपर एंड ऑक्सीजन का। तो फिर यहाँ पर O, यानी कि ये O का हमें वैल्यू निकालना है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, वी नो दैट व्हेन 9 ग्राम ऑफ वाटर इज देयर देन देयर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम का यस ऑक्सीजन होगा।
Simply here we have to take this one. We know that in the compound of water elements H and O are in the ratio as 1:8. That means 9 ग्राम का वाटर हमें कब मिलने वाला है, जब हम 8 ग्राम का ऑक्सीजन लेने वाले हैं. यानी कि हमें रेशियो किसका लेना है, मास ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन. ओके, सो हियर वी टेक द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन टू मास ऑफ वाटर. ओके, हमें H2 रेशियो हियर H and O we have to take 1:8. ओके, हियर वी टेक, हमने क्या किया, 9 ग्राम का वाटर, हमें 9 ग्राम का वाटर हमें कब मिलने वाला है, 9 ग्राम का वाटर जब हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 8 रहेगा तभी. तो फिर हियर वी टेक द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन टू मास ऑफ वाटर 8/n. एंड हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ दैट मास ऑफ वाटर. रिएक्शन में हमने कितना मिला, 1.8. तो फिर हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा. ठीक है, हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया. ठीक है, नाउ सी हियर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 × 1.8. ठीक है, ये 1.8 यहाँ पर गया. सो हियर 9 1.8 कितना है, 0.2. 8 × 0.2 इट गिव्स मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, 1.6 ग्राम. सो हियर वी फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन. हमने क्या किया, मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड किया. ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, वो ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड का आया है, जो हमने वो फर्स्ट रिएक्शन कॉपर कार्बोनेट से डिकम्पोजिशन करने के बाद कॉपर ऑक्साइड आया था, उसका प्रोडक्ट, उसमें से 8 ग्राम का हमने कॉपर ऑक्साइड लिया था, वहाँ का वो ऑक्सीजन है 1.6 ग्राम. तो फिर हमें कॉपर का मास पता है, कितना था कॉपर का, 6.4 ग्राम. राइट, जो हमने मास मेजर किया था जब रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें कॉपर एंड वाटर मिला था, तब हमें 6.4 ग्राम का कॉपर मिला था. और अभी हमने ऑक्सीजन का मास फाइंड किया 1.6 ग्राम. सो हियर वी हैव टू टेक द रेशियो, कॉपर एंड ऑक्सीजन का हमें यहाँ पर रेशियो लेना है. ये देखो प्रोपोर्शन Cu कितना, 6.4 ग्राम, एंड यहाँ पर ऑक्सीजन 1.6 डाला. अब ये कैलकुलेट करो, 4:1 ही आएगा. ओके, सो हियर ये कहाँ से आया, फर्स्ट रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला कॉपर ऑक्साइड का, 4:1. वैसे ही हमने कॉपर नाइट्रेट का भी डिकम्पोजिशन किया था. राइट, पहले क्या किया, कॉपर कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन किया, उसमें से 8 ग्राम का कॉपर ऑक्साइड लिया और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया. उसके बाद हमें कॉपर एंड ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 आया. वैसे ही हमने क्या किया, कॉपर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन किया. यस, कॉपर नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला, उसमें से 8 ग्राम का कॉपर ऑक्साइड लिया, सेम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया. ये सेपरेट रिएक्शन किया, डिकम्पोजिशन करने के बाद जो कॉपर ऑक्साइड हमने लिया था, सेपरेट रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया. ठीक है, उसका भी कितना आया, कॉपर एंड ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 ही आया उसमें से. यानी कि दिस दस एक्सपेरिमेंट शोज दैट प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन डिफरेंट सैंपल ऑफ कंपाउंड इज कांस्टेंट. ओके, यानी कि जब हम कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिला, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन डिफरेंट सैंपल ऑफ कंपाउंड इज कांस्टेंट. राइट ना, डिफरेंट सैंपल हमने लिए थे कॉपर ऑक्साइड का, जो डिकम्पोजिशन हुआ था कॉपर कार्बोनेट का और कॉपर नाइट्रेट का, अलग अलग सा कॉपर ऑक्साइड हमें पहले रिएक्शन में दूसरे रिएक्शन मिला, यानी कि वो डिफरेंट सैंपल था. और दोनों सैंपल के हमने क्या किया, पहले सैंपल का रेशियो निकाला कॉपर ऑक्साइड 4:1 आया, दूसरे सैंपल का भी हमें निकाला कितना है, 4:1 आया. तो फिर हमारा वो लॉ वेरीफाई हुआ ना, हमारा लॉ बताता ही है. यस, लॉ क्या बताता है, द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन डिफरेंट सैंपल ऑफ कंपाउंड इज कांस्टेंट, यानी कि वो रेशियो फिक्स ही रहने वाला है. अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है. किससे, पहले तो हमने वेरीफाई विथ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखा, अब हमें वेरिफिकेशन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला वैल्यू करना है. ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता है, कॉपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CuO. राइट, वी नो दैट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज CuO. And here atomic masses of copper 63.5 gram and O 16. Okay, now here atomic masses of Cu 63.5. Okay, हम एटॉमिक मास पढ़ने वाले हैं आगे. ठीक है, पहले ही हमें ये वैल्यू दी हुई है. ठीक है, तो फिर इसकी वजह से हम क्या वेरिफिकेशन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला कर सकते हैं. ये वैल्यू दिया हुआ है, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5 और ऑक्सीजन का 16. सो हियर वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ कॉपर टू ऑक्सीजन 63.5 to 16. So here approximate value we get 4:1. So here that experimental value also gives 4:1. That ratio Cu and O सा रेशियो हमें कितना मिला, 4:1 मिला. यहाँ पर वेरिफिकेशन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला वैल्यू करने के बाद भी 4:1 आया. राइट, सो फिर हम ये कह सकते हैं द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मैच विथ एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन कैलकुलेटेड फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला. राइट ना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी उसका 4:1 आया. जो हमने अभी
जो मॉलिकुलर फॉर्मूले से भी वैल्यू फाइंड किया है उसका भी 4:1 आया, दोनों भी मैच हुए, यानी कि thus the law of constant proportion is verified. Yes, this law of constant proportion ये verify हुआ ना, right? This one is easy. if we अगर आपको डिफिकल्टी आए तो फिर से वीडियो फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। नाउ this one is assignment for you. Question 1. When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? Yes. हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है when 3 gram of carbon is burnt with 8 gram of oxygen. That means carbon will react with oxygen, reduce carbon dioxide we know. And that ratio we have to also know 3:8. We have to keep this constant. So here 11 gram of carbon dioxide is produced हमें दिया है यहाँ पर, यानी कि ये रेशियो ही दिया है फिक्स वैल्यू 3 and 8. It gives 11 gram of carbon dioxide. Now see here what mass of carbon dioxide will be formed. हमें क्या करना है, जो न्यू प्रोडक्ट मिलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड का उसका मास हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या दिया है, 3 ग्राम का कार्बन दिया है, बर्न विथ 50 ग्राम का ऑक्सीजन है कि ये रिएक्टेंट है, तब हमें कितना मास का कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है, यह इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। पर ध्यान में रखो, ये लॉ हमें क्या बताता है कि वी हैव टू कीप दैट रेशियो कांस्टेंट, देन एंड ओनली वी गेट दैट कंपाउंड, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलने वाला है उसका रेशियो का हमने फिक्स रखना है, 3:8 ही रखना होगा, तभी हमें ये मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। Okay, then after that we have to write here which of law of chemical combination will govern your answer. Okay, हमें यहाँ पर कौन सा लॉ, यस इसका आंसर आ रहा है वो लिखना है। Now see here second question, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? Okay, वो ये भी हमने पढ़ा था Dalton's atomic theory का। हमें यहाँ पर क्या करना है कि which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass, ये सिंपली लिखना है। Now here third question, which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion? Here also we have to write which postulate. Okay. Now fourth question. Here is one problem, numerical problem. Okay. Here also you have to solve here second law, law of chemical combinations. Okay. Now see here, two samples M and N of slacked lime. Slacked lime means calcium hydroxide, CaOH2. Right. Were obtained from two different reactions. The details about their compositions are as follows. Here is detail is given. Here sample 1, sample M, mass 7 gram and mass of constituent oxygen 2 gram, mass of constituent calcium 5 gram is given. Now see here, here sample N mass 1.4 gram is given, mass of constituent oxygen 0.4 gram and mass of constituent calcium 1 gram. Here we have to write which law of chemical combination does this prove. That means here we have to see that first law or second law, which law that means, okay. And here you have to explain